नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय विविध संप्रदाय या सिद्धांत कौन कौन से हैं जिन्होंने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उनका वर्णन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अनेक संप्रदायों की सक्रियता रही है, जिनको विस्तृत रूप से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला संप्रदाय है राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय कहें या सिद्धांत कहें, एक ही बात है। तो देखिए, जो राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक है डॉक्टर रघुवीर। ठीक है, वो इसके समर्थक थे, प्रवर्तक थे। इस सिद्धांत के समर्थक जो विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण मुख्य रूप से संस्कृत के शब्दों, उपसर्गों, प्रत्ययों तथा धातुओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये विद्वान क्या कहते हैं कि जो हम पारिभाषिक शब्दावली बनाएं वो केवल और केवल संस्कृत भाषा के आधार पर बनाएं हम। इनका ये मानना है कि भारत की लगभग सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा के माध्यम से जो पारिभाषिक शब्दावली बनाई जाएगी वो हिंदी भाषी लोगों के साथ साथ जो अन्य भाषाओं के लोग हैं वो भी उसको आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान की जो मतलब विषयों से संबंधित बहुत सारे शब्द पहले ही विद्यमान हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा से ही पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होना चाहिए। संस्कृत भाषा में 600 धातुएं, 80 प्रत्यय और 26 उपसर्ग हैं जिनसे असंख्य शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। हम एक भी नए शब्द को विदेशी भाषाओं से नहीं ले सकते। इसीलिए ये कहते हैं कि हमें जितने भी नए शब्द बनाने होंगे वो संस्कृत भाषा से ही वो हमें बनाने होंगे या संस्कृत भाषा से ही वो हमें लेने होंगे। संस्कृत में बनाए गए शब्द पारदर्शी और पूर्णतः स्पष्ट होंगे। तो इस मत का समर्थन किस किसने किया है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इन विद्वानों ने राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का समर्थन किया है और जिसके प्रवर्तक थे डॉक्टर रघुवीर। इस सिद्धांत का क्या मानना है संक्षेप में कि इनका ये मानना है कि हमें संस्कृत भाषा के आधार पर ही पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है। उसके बाद जो अब ये सिद्धांत है, इसका भी कुछ विद्वानों ने विरोध किया है, इसको नकार दिया है। तो इस राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का विरोध का क्या कारण था, विद्वानों ने क्यों इसका विरोध किया? वो क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा के धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के प्रयोग से बने सभी तकनीकी शब्दों का हिंदी रूपांतर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया कि जितने भी धातु, प्रत्यय, उपसर्ग इनके प्रयोग करके जो शब्द बने गए हैं उनका हिंदी रूपांतर सबका नहीं किया जा सकता। दूसरा ये क्या कहते हैं कि विदेशी भाषाओं में असंख्य पारिभाषिक शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हो चुके हैं, कि विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं वो यहाँ पर प्रचलित हो चुके हैं। जैसे बस है, डॉक्टर है, रेडियो है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है। तो इस प्रकार के ये शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हो चुके हैं। इनके स्थान पर नए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, किसके? राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत को मानने वाले लोग जो देशज शब्द हैं और जो तद्भव शब्द हैं उनको भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं, केवल संस्कृत के शब्दों को मान्यता देते हैं। तो देशज और तद्भव शब्दों को भी ये नकार रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो पारिभाषिक शब्दावली हम बनाएंगे वो आवश्यकता से भी अधिक कठिन हो जाएगी और उसका भाषा में प्रयोग सरलता से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जब जो विदेशी और प्रचलित देशज शब्दों को भी छोड़ देंगे और फिर हम केवल संस्कृत के आधार पर पारिभाषिक शब्द बनाएंगे तो वो कठिन तो होंगे, दुरूह होंगे, संस्कृतनिष्ठ होंगे वो, और वो जनसाधारण में, आम लोगों में उनका प्रचलन नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का विरोध किया गया। इसके बाद
दूसरा मत हमारा है, दूसरा जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को मानने वाले लोग क्या कहते हैं? इस सिद्धांत का समर्थन किया है सी राजगोपालाचारी और गंगा प्रसाद मुखर्जी। इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का समर्थन किया है। इनके अनुसार हमें पारिभाषिक शब्दावली के लिए अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को जो का त्यों ग्रहण कर लेना चाहिए। ये कहते हैं कि जो शब्द विदेशी भाषाओं के बने हुए हैं हमें उनको जो का त्यों अपना लेना चाहिए। हमें शब्द निर्माण के लिए शब्द तलाशने का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। क्यों अपना लेने चाहिए? कि ना तो हमें नए शब्द तलाशने होंगे और उसके लिए जो हमें परिश्रम करना पड़ेगा हम उससे भी बच जाएंगे, और हमारा अतिरिक्त पैसा भी और हमारा समय भी बच पाएगा, ये कहते हैं ये। और हम अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से भी तो जुड़े रहेंगे, ऐसा इनका मानना है। भारत सरकार ने सन 1940 ईस्वी में अवतार हैदर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उस समिति ने ये सुझाव दिया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। 1940 में अवतार हैदर की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई उसने कहा कि हमें इनका ही जो अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द हैं उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। क्यों कहा? उसने ये कहा कि जो विदेशों में हो रहे वैज्ञानिक विकास को हम चाहते हैं कि हम उनकी बराबरी कर पाएँ, वैज्ञानिक विकास की बराबरी कर पाएँ, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली को प्रयोग करना होगा, अन्यथा हम उस वहाँ पर हो रहे विदेशों में हो रहे वैज्ञानिक विकास की बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये इस समिति ने सुझाव दिया, अवतार हैदर की अध्यक्षता में बनी हुई समिति ने। फिर 1949 ईस्वी में नियुक्त किए गई विश्वविद्यालय आयोग ने, जो 1949 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया, उसने भी इस शब्दावली को स्वीकार कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को। फिर 1950 ईस्वी में पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड ने भी इस निर्णय का अनुमोदन कर दिया, इस पर मोहर लगा दी और पारिभाषिक शब्दावली को ग्रहण करने में अपना समर्थन दे दिया। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत। संक्षिप्त में क्या कहेंगे कि इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं में जो पारिभाषिक शब्द बने पड़े हैं हमें उनको जो का त्यों ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे हम वैज्ञानिक विकास की बराबरी कर पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से जुड़े रहेंगे, अतिरिक्त पैसा हमारा बच जाएगा, समय बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इन्होंने अपने मत के समर्थन में बातें कही। तो इस सिद्धांत का भी कुछ विद्वानों ने विरोध किया है और इसका विरोध करते हुए वो क्या कहते हैं? एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली है वो विश्व के सभी देशों ने मिलकर नहीं बनाई है। ये कहते हैं कि यूरोप के तो केवल 2 या 3 देशों में ये शब्दावली प्रचलित है, सभी देशों के द्वारा तो ये शब्दावली स्वीकृत नहीं है, तो इसीलिए वो इसको मानने से मना कर रहे हैं। दूसरा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा आदि पारिभाषिक शब्द तो पहले से ही हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। फिर इससे आगे कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द हमारी पारिभाषिक शब्दावली के अंग नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी समृद्ध भाषा इसे स्वीकार नहीं करेगी। कि सारी भाषाओं उन सभी शब्दों का समावेश हम नहीं कर सकते, कोई भी विश्व की समृद्ध भाषा ऐसा स्वीकार नहीं करेगी। और ऐसा करके विदेशी भाषा के व्याकरण का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को विकृत भी नहीं कर सकते, बिगाड़ना नहीं चाहते। वैज्ञानिक उन्नति केवल पश्चिमी जगत से ही संभव है, यह विचार भी मान्य नहीं है। तो इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत था इसका विरोध भी विद्वानों के द्वारा किया गया। तीसरा जो हमारा मत आता है वो है समन्वयवादी सिद्धांत। अब नाम से स्पष्ट है, समन्वय, तालमेल। समन्वयवादी सिद्धांत के द्वारा विभिन्न विचारधाराओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। जो विचारधारा कौन कौन सी चल रही थी? राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत चल रहा था। तो जो तीसरा सिद्धांत आया समन्वयवादी सिद्धांत, उन्होंने इन विचारधाराओं के बीच संतुलन लाने का प्रयास किया। समन्वयवादी सिद्धांत के अनुसार पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने के लिए
विभिन्न विचारधाराओं के शब्दों को ग्रहण करते हुए प्रचलित शब्दों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कहते हैं कि उन विदेशी शब्दों को हम ग्रहण कर लें, लेकिन जो प्रचलन में शब्द हैं हमें उनको ही मानना चाहिए, उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए। फिर ये क्या कहते हैं कि जन सामान्य में प्रचलित विदेशी शब्दों को ग्रहण कर लेना चाहिए, कि ऐसे शब्द जो आम जन में प्रचलित हो चुके हैं, जैसे अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल देकर बताया था, एक आम व्यक्ति भी चाहे वो अत्यधिक शिक्षित हो या ना हो, बस है, रेल है, रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार के शब्दों को वो आसानी से समझ सकता है। तो जन सामान्य में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। फिर ये कहते हैं कि अन्य भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्दों के आधार पर हमें नए शब्दों का निर्माण कर लेना चाहिए। दूसरी भाषाओं से जो हमने शब्द ग्रहण किए हैं उनके आधार पर हमें निर्माण कर लेना चाहिए। जैसे ट्रेजेडी से त्रासदी शब्द बन गया है, एकेडमी से अकादमी शब्द बन गया है, तो इस प्रकार से हमें शब्दों का निर्माण कर लेना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि विदेशी तकनीकी शब्द संस्कृत भाषा के अनुकूल न होने पर भी उन्हें हिंदी में जो का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, कि ऐसे विदेशी तकनीकी शब्द जो भले ही संस्कृत भाषा के अनुकूल ना हो तो भी हमें उसे हिंदी में जो का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। तद्भव शब्दों को भी पारिभाषिक शब्दावली में स्थान दिया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत ने बिल्कुल मना कर दिया था ना, तो इसीलिए ये दोनों जो मत थे, राष्ट्रीयतावादी मत और अंतर्राष्ट्रीयतावादी मत, उन दोनों में तालमेल करके चल रहा है। जो बातें उनकी अच्छी थी और जो बातें अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत की अच्छी थी, तो उन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की बात ये कर रहा है कि हमें तद्भव शब्दों को भी पारिभाषिक शब्दावली में स्थान दे देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के जटिल शब्दों को हिंदी भाषा में रूपांतरित कर लेना चाहिए। भी अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द अगर हमें जटिल लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो हमें उसका हिंदीकरण कर लेना चाहिए। और विदेशी शब्दों को ध्वनि व्यवस्था के अनुसार बनाकर उसे हमें अपने अनुसार अनुकूलित कर लेना चाहिए। ठीक है, हमारी जो ध्वनि व्यवस्था है, अगर वो विदेशी शब्द हमारे अनुकूल नहीं हैं तो हमें अपनी ध्वनि व्यवस्था के अनुसार उनको अनुकूल बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये था समन्वयवादी सिद्धांत। तो निष्कर्ष रूप में आप लिख दीजिएगा कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए अनेक संप्रदाय जैसे राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय और समन्वयवादी संप्रदाय सक्रिय रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत जो हैं और अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय जो हैं वो अपने अपने सिद्धांतों पर अड़े हुए हैं, कि मतलब ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए। लेकिन जो तीसरा संप्रदाय आता है, समन्वयवादी संप्रदाय, वो इन दोनों में संतुलन कायम करता है। तो ये था हमारा पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय जो विविध संप्रदाय हैं या सिद्धांत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो श्रोतागणों या प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ा हुआ कोई अन्य प्रश्न समझना है तो आप मुझे मैसेज में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरी तरफ से मैं ये सोच रही हूँ कि जो मुख्य प्रश्न थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।